नियंत्रण के आधार पर तीन प्रकार की कंपनियां हो सकती हैं। सूत्रधारी या नियंत्रक कंपनी, जिसको हम होल्डिंग कंपनी के नाम से जानते हैं। दूसरी सहायक या समनुषंगी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी के नाम से जानते हैं। और तीसरी एसोसिएट कंपनी। पहली है सूत्रधारी या नियंत्रक कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी या किन्हीं अन्य कंपनियों पर जो कंपनी नियंत्रण रखती है वो कंपनी ही सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। कंपनी अधिनियम की धारा 246 के अनुसार एक या अधिक कंपनियों के संबंध या संदर्भ में सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसकी ऐसी कंपनियां सहायक कंपनियां होती हैं। सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से माना जाता है जिसकी एक या अधिक सहायक कंपनियां हो। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसका किसी अन्य कंपनी या कंपनियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण होता है। दूसरे प्रकार की सब्सिडियरी कंपनी, सहायक या समनुषंगी कंपनियां। कंपनी अधिनियम के अनुसार किसी भी अन्य कंपनी के संदर्भ में या संबंध में सहायक कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिस पर सूत्रधारी कंपनी किसी भी प्रकार से नियंत्रण रखती है। मतलब नंबर 1, सूत्रधारी कंपनी उस कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है, या सूत्रधारी कंपनी स्वयं अथवा अपनी एक या अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से उस कंपनी की कुल अंश पूंजी के आधे से अधिक भाग पर नियंत्रण रखती है। ये कंपनियां आपस में एक दूसरे का संबंध प्रदर्शित करती हैं। एक सूत्रधारी कंपनी होती है और दूसरी सहायक या अनुषंगी कंपनी होती है। जो नियंत्रण रखती है वो होल्डिंग कंपनी या सूत्रधारी, और जो जिसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है वो सब्सिडियरी या सहायक कंपनी के रूप में जानी जा सकती है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि कोई भी कंपनी जिसका नियंत्रण किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है को हम सहायक कंपनी के नाम से जानते हैं। यदि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर नियंत्रण रखती है तो नियंत्रण रखने वाली कंपनी सूत्रधारी कंपनी तथा जिस कंपनी पर नियंत्रण किया जाता है वह सहायक कंपनी कहलाती है। तीसरी प्रकार की कंपनी एसोसिएट कंपनी के रूप में हम जानते हैं। सहचारी या संबद्ध कंपनी। यह कंपनी ऐसी कंपनी है जिस पर किसी अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, किंतु वह कंपनी उस प्रभाव रखने वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि किसी कंपनी पर अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव तब माना जाता है जबकि वह अन्य कंपनी उस कंपनी की कुल अंश पूंजी के कम से कम 20% भाग पर नियंत्रण रखती है, अथवा वह अन्य कंपनी किसी अनुबंध के अधीन उस कंपनी के व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार की कंपनी एसोसिएट कंपनी या संबद्ध कंपनी कहलाती है। ओनरशिप या स्वामित्व के आधार पर हम कंपनियों को दो भागों में बांटते हैं। सरकारी या राजकीय कंपनियां और दूसरी गैर सरकारी कंपनियां। सरकारी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या अंशतः केंद्र सरकार द्वारा या अंशतः किसी एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है या स्वामित्व रखा जाता है, तो ऐसी कंपनी सरकारी या राजकीय कंपनी कहलाएगी। प्रत्येक सरकारी कंपनी का उसे निर्मित या स्थापित करने वाली राज्य सरकार से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, और जिस कंपनी की संपूर्ण या अधिकांश अंश पूंजी निजी क्षेत्र के उद्यमी तथा जन सामान्य द्वारा धारित होती है उसे गैर सरकारी कंपनी कहते हैं। हम इसे निजी क्षेत्र की कंपनी, निजी कंपनी नहीं कह सकते, निजी कंपनी नहीं माना जा सकता, किंतु ऐसी कंपनी अर्थव्यवस्था के सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र में भी स्थापित की जा सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, हम ऐसी कंपनियों को दो भागों में बांट सकते हैं।
जिनकी पूंजी बाजार में पहुंच हो, उसके आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा है, लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज, सूचीबद्ध कंपनियां और असूचीबद्ध कंपनियां। सूचीबद्ध कंपनी से तात्पर्य किसी भी ऐसी कंपनी से है जिसकी कोई भी प्रतिभूति, शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स आदि किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्टिंग हो जाती है तो उसकी प्रतिभूतियों का खरीद बेच, लेन देन स्टॉक एक्सचेंज में किया जा सकता है। तो ऐसी कंपनियों को लिस्टेड कंपनीज कहा जाता है। ये कंपनियां एक लिस्टिंग एग्रीमेंट के द्वारा अपनी प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराती हैं और उनको फिर वहां पर ट्रेडिंग का अधिकार मिल जाता है और उनकी शेयर्स को, डिवेंचर्स को, प्रतिभूतियों को खरीदा बेचा जा सकता है। ऐसी कंपनी प्रविवरण जारी कर जनता को अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए, क्रय के लिए आमंत्रित करती है और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस में उसके प्रतिभूतियों को लिस्ट करवाया जाता है। कोई भी सार्वजनिक निर्गम या एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, लाया जा सकता है और उसके बाद उसकी लिस्टिंग होती है। असूचीबद्ध कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनियों से तात्पर्य ऐसी कंपनियों से है जिसकी कोई भी प्रतिभूति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। ऐसी कंपनियां अपने लिए पूंजी अपने सदस्यों, संचालकों, उनके मित्रों, संबंधियों आदि से प्राप्त कर लेती हैं। ऐसी कंपनियां जनता को अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। फलतः ऐसी कंपनियां अपने शेयर्स को लिस्ट भी नहीं करा सकती, प्रविवरण भी जारी नहीं कर सकती। ऐसी कंपनियां सेबी के नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती हैं और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन अधिसूचित नियमों को मानने के लिए निश्चित रूप से बाध्य होती हैं। ऐसे इससे संबंधित सभी मामलों का अभिशासन केंद्रीय सरकार, अधिकरण, रजिस्ट्रार आदि द्वारा किया जाता है। तो ये अनलिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं। विभिन्न वर्गीकरण में हमने देखा कि विभिन्न आधारों पर हम कंपनियों को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, परंतु उनके अलावा भी कुछ इस प्रकार की कंपनियां होती हैं जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जिसमें सबसे पहली कंपनी बता सकते हैं चैरिटेबल कंपनीज, धर्मार्थ कंपनियां, जिन्हें हम बिना लाभ उद्देश्य वाली कंपनियां भी कहते हैं। गैर लाभ उद्देश्य वाली कंपनी चैरिटेबल नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। कभी कभी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम के अधीन सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत कराने का प्रस्ताव किया जाता है। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को इस अधिनियम के अधीन सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में रजिस्टर कराया जा सकता है यदि केंद्र सरकार उसके उद्देश्यों से और इरादों से संतुष्ट होती है, तभी इस प्रकार की कंपनियों को मान्यता दी जाती है और उनको पंजीकृत करने हेतु धारा 8 के अधीन एक लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। तब रजिस्ट्रार उस व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में रजिस्टर करता है। ऐसी कंपनी को धर्मार्थ कंपनी या लाइसेंस प्राप्त कंपनी या गैर लाभ उद्देश्य वाली कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरे प्रकार की जो कंपनी है उसको लघु कंपनी के रूप में हम जानते हैं, जो स्मॉल कंपनीज के रूप में जानी जाती है। लघु कंपनी से तात्पर्य सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर किसी ऐसी कंपनी से है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो अथवा निर्धारित की गई राशि से अधिक नहीं हो। निर्धारित की गई राशि 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकती। अंतिम लाभ हानि लेखे के अनुसार उनका टर्नओवर या विक्रय 2 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए अथवा इसके अतिरिक्त कोई निर्धारित की गई राशि से अधिक नहीं होना चाहिए और निर्धारित की गई राशि 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकती है। तीसरी प्रकार की कंपनी डोरमेंट कंपनीज या निष्क्रिय या प्रक्षुप्त कंपनी के नाम से जानी जाती हैं। ऐसी कंपनी जो
पिछले 2 वित्तीय वर्षों में किसी भी व्यवसाय या क्रिया का संचालन जिसने नहीं किया है या जिसने कोई महत्वपूर्ण लेखाकारी सौदा नहीं किया है अथवा जिसने 2 वित्तीय वर्षों के दौरान कोई भी वित्तीय विवरण तथा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की हो, ऐसी कंपनियों को हम डोरमेंट कंपनियों के नाम से जानते हैं। कभी कभी होता क्या है कि कुछ कंपनियां एक इस प्रकार की कंपनियां बना लेती हैं जो संपत्ति या बौद्धिक संपदा, एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए, धारित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई कंपनी के रूप में पंजीकरण करवा लेती हैं, लेकिन उसके बाद उसमें कोई और काम नहीं होता है, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, तो वो धीरे धीरे करके 2 साल में वो अकर्मण्य कंपनी या इनएक्टिव कंपनी हो जाती है, तो उसको निष्क्रिय कंपनी या डोरमेंट कंपनियों के रूप में जाना जाता है। चौथा हम म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज या निधि के रूप में जानते हैं, और निधि से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जिसका समामेलन निधि के रूप में हुआ हो, एक सामूहिक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के रूप में हुआ हो, जिसका समामेलन अपने सदस्यों को बचत की आदत डालने या मितव्ययता से संबंधित आदत सिखाने के लिए, धन निक्षेप प्राप्त करने के लिए या आपसी हितों के लिए अपने सदस्यों को ऋण आदि देने के उद्देश्यों से किया जाता है, या ऐसी कंपनी उन नियमों का पालन करने के लिए होती है जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार की कंपनी के लिए केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि ऐसे वर्ग या वर्गों की कंपनियों पर इस अधिनियम के निर्दिष्ट प्रावधान लागू नहीं होंगे अथवा लागू होंगे, अथवा वे प्रावधान किन परिवर्तनों, संशोधनों आदि के साथ लागू होंगे। इस प्रकार की अधिसूचना की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन में रखी जाएगी। और 5वीं प्रकार की कंपनियां जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हम फॉरेन कंपनीज के नाम से जानते हैं, विदेशी कंपनियां। विदेशी कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी अथवा निगम निकाय से है जिसका समामेलन देश के, भारत के बाहर हुआ है और जिसका भारत में व्यवसाय का स्थान है, जहां से व्यवसाय इसके स्वयं द्वारा अथवा इसके एजेंट द्वारा भौतिक रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से संचालित हो सकता है, तथा जो अपने व्यवसाय के कार्यकलापों को भारत में किसी अन्य रीति से संचालित करता है, तो ऐसी कंपनियों को हम विदेशी कंपनियों के रूप में जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विदेशी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसका समामेलन भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ है, किंतु वह भारत में किसी भी स्थान पर अपना व्यवसाय स्थापित करके उसका संचालन किसी भी रीति से करती है, तो वह कंपनी विदेशी कंपनी के रूप में जानी जाती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम निजी और सार्वजनिक कंपनियों की बहुत बड़े लेवल पर चर्चा करेंगे।